आप सभी उपस्थित महिलाओं और जेसीट सदस्यों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जेसीआई घरोंडा जेसीडिट विंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वीमेंस वीक मना रहा है और 2 तारीख से हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें हमने नारी सशक्तिकरण, गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस और हेल्थ चेकअप कैंप इत्यादि कार्यक्रम किए हैं। इसी कड़ी में आज हम आर्थिक आत्मनिर्भरता पर चर्चा करेंगे, इस विषय से अलग कि हमारे बिजनेस का स्तर क्या है, कम है या अधिक। हमें इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं VHCA हेयर क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। मैं उनका यहाँ स्वागत करती हूँ। घरोंडा की सोशल महिलाओं का, जेसीडिट की बहनों का हार्दिक स्वागत है। और जितना बढ़िया मेरा वेलकम हुआ, जिस तरीके से हुआ, मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, आपने ऐसा समझा, उसके लिए आपका आभार है। बात हम करेंगे उद्यमिता के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। जब व्यक्ति कोई काम नया शुरू करता है, खुद उसका प्रबंधन करता है, उसका आयोजन करता है और उसके अंदर एक्सेल करने का प्रयास करता है। मोटे रूप में एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से अलग होके जब आदमी अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से अलग कुछ बिजनेस की दुनिया में करने का प्रयास करता है, तो उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। उस व्यक्ति को, इसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। सबसे पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर अमेरिका में आज से लगभग 350 साल पहले 1739 के अंदर हुई थी, सबसे पहली एंटरप्रेन्योर। जब भारत 1000 साल स्वतंत्र रहा, हम किसी न किसी कारण से पराधीन रहे, स्वाधीनता हमारी खत्म हो गई, तब हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। हमारी सांस्कृतिक विरासत को बहुत गहरे धक्के लगे, हमारी आध्यात्मिक शैक्षणिक जो विरासत थी उसको बहुत गहरे धक्के लगे। उसके अंदर हमारी महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए थे वो भी कहीं ना कहीं कम हुए। हमारे वेदों में तो कहा गया है, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना, जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवता वहाँ निवास करते हैं। वैसे ही थोड़ी कहा गया, वहाँ एक्चुअल में होती थी, वहाँ क्षत्राणियाँ होती थी, युद्धों के अंदर अपने पतियों का साथ देती थी। अब दशरथ को देखो ना आप, दशरथ साथ केकई खड़ी नजर आती है आपको, केकई खड़ी नजर, तभी तो उसको वर मिले, तो इंद्र से जिताया केकई ने। अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया हमारे देश में आने के बाद, और जब देश स्वाधीन भी हो गया, जब हम आजाद भी हो गए, उसके बाद भी हमारा इतिहास बदल दिया गया। हमारी एक बहुत उच्च विरासत रही है, ऐसी विरासत रही है कि जिसके बारे में हम कल्पना भी करें, सोच के भी देखें तो लगता है कि वाकई हमारी मतलब बिल्कुल बराबरी का दर्जा था औरतों का हमारे यहाँ पे। और वही चीज़ दोबारा लाने का प्रयास भी है। और वो चीज़ तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे यहाँ की महिलाएं खुद को ये मानेंगी नहीं कि मैं पुरुषों के कहीं भी कम नहीं हूँ। बौद्धिक क्षमताएं हर एक को अलग अलग दी हैं। स्त्रियों के अंदर इमोशंस पुरुषों से कहीं ज़्यादा होते हैं। स्त्रियों के अंदर बोलने की क्षमता, वाक पटुता पुरुषों से कहीं ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा बढ़िया होस्ट होती है, ज़्यादा बढ़िया एंकर होती हैं। कुछ चीज़ें औरतों में ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ पुरुषों में ज़्यादा आती है। तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और आज का समय तो ऐसा है कि जब दोनों काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तभी बहुत सारी जगहों पर तो घर के गुजारे भी तभी होते हैं। अब औरतों को आपने पढ़ा तो दिया है ना, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन तक करा दी, उनको बड़ी बड़ी डिग्री करा दी, स्कॉलर बना दिया, PhD करा दी, और वो घर में सिर्फ रोटी बनाने, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा देने तक सीमित रहेंगी अगर, तो उनकी वो जो मेंटल लेवल आपने क्रिएट किया है वो तो सारा बेकार कर दिया आपने। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि समाज में खड़ा होने के लिए हमें प्रोत्साहित करने की जरूरत है महिलाओं को, और महिलाओं को खुद आगे आने की जरूरत है। लेकिन हमें खड़ा होना है, वो तभी हम हो सकते हैं जब हम अपने अंदर खुद वो आत्मविश्वास, वो चीज़ खुद महसूस करें ना। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है पता है आप लोगों को? यस, अमेज़न। जहाँ से वो निकलती है, एक बूंद गिरने के बाद दूसरी बूंद 9 सेकंड में गिरती है, और वो दुनिया की सबसे लंबी नदी बन जाती है एक एक बूंद गिरने के बाद। लेकिन वो लाखों सालों से अनवरत गिर रही है, कंटिन्यूटी, उसने ब्रेक नहीं की। एक वो 9 सेकंड 8 में नहीं हुए, ना 10 में हुए,
वो रेगुलर है। सूरज हर रोज सुबह निकलता ही है, कभी ऐसा हुआ है वो ना निकला हो? नहीं। जो लोग एक्सेल करते हैं अपने फील्ड कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जो चीजें हमें खींचती हैं, जो चीजें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, जो वासनाएं अपनी तरफ खींचती हैं, जो हमें एक काम में एक्सेल नहीं करने देती, वो चीजें सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। आप पानी पीना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब तो चलो बहुत तरीके हो गए हैं, अभी भी जमीन में तो हमें होल करना पड़ेगा ना। पहले पानी 40-50 फुट पे होता था, फिर 100 फुट पे, अब 200-250 फुट पे आता है। तो एक जगह आप 250 फुट खोदोगे तभी पानी आएगा? ऐसा कोई तरीका तो नहीं है कि आप 25-25 फुट के 10 गड्ढे कर दो, पानी मिल जाएगा आपको। तो यदि आप किसी चीज में एक्सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको उस चीज को समय देना है। आपने 10,000 आवर्स का रूल सुना है? 10,000 घंटे का एक नियम होता है। 10,000 घंटे का एक नियम होता है किसी भी चीज में एक्सेल करने के लिए। किसी चीज का मतलब किसी भी चीज में आपको यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट 10,000 आवर्स। आपको 10,000 घंटे उसके अंदर डिवोशन के साथ लगाने होते हैं। अगर आप एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, चेस चैंपियन बनना चाहते हैं, गाना कोई सीखना चाहते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, तो आपको 10,000 घंटे उसके अंदर लगाने होते हैं। अगर आप 3 घंटे डेली लगाएं, एक साल में 1,000 घंटे होते हैं। तो इस गणित के हिसाब से भी यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 साल आपको लग जाते हैं किसी चीज में एक्सेल करने के लिए। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, और कोई भी चीज बिना समय खर्च करे नहीं मिलती। ऊर्जा, ध्यान और समय, ये 3 चीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा कीमती हैं। हमारा समय सबसे ज्यादा कीमती है, जो गया तो दोबारा नहीं आता। हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा कीमती है, एनर्जी, जो चली गई तो दोबारा नहीं आती। और हमारा ध्यान सबसे ज्यादा कीमती है, जो हमें एक्सेल कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अगर हमने इन 3 चीजों की कीमत समझ ली और इन चीजों को सही जगह पे सही समय पे लगाना शुरू कर दिया, तो कोई दुनिया की ताकत हमें एक्सेल करने से नहीं रोक सकती। ये कारण है सचिन के सचिन बनने का, लता के लता बनने का, या जो भी लोग कामयाब है अपने फील्ड में उनके वो बनने का। क्योंकि उन लोगों को नजर नहीं आता कुछ भी। आपको ध्यान नहीं है अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहानी? द्रोणाचार्य के 100 शिष्य कौरव और 5 पांडव, 105 लोगों से जब पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता है, किसी ने कहा पेड़ दिखाई देता है, किसी ने कहा शाखाएं दिखाई देती है, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई देती है, किसी ने कहा चिड़िया की आंख दिखाई देती है। अर्जुन को सिर्फ पुतली नजर आती है जहां पे उसने निशाना लगाना है, उसको कुछ नहीं नजर आता। जब आप इतनी शिद्दत के साथ भगवान को चाहोगे या अपने लक्ष्य को चाहोगे, तब वो आपको मिलता है, और कोई तरीका नहीं है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला काम एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या करना है, बेसिक काम जो मैं बता रहा हूं, जो चीज आपको समझनी है, एक ही चीज समझनी है, वो दूसरी की जरूरत ही नहीं है। मैं 3-4 किताबें भी बताऊंगा आपको बाद को, अगर आपको टाइम हो तो वो उसकी PDF भी है, अवेलेबल है, हिंदी वर्जन भी है, सब चीज़ें बहुत भाषाओं में वो किताबें हैं। वो 3-4 किताबें आप पढ़ लेना, है ना। तो सब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लक्ष्य के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, समय के बारे में सब समझ जाओगे आप। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अपना पैशन, अपना जुनून ढूंढना है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अगर ये बेसिक चीज़ है, अगर फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं तो बड़ा बनने में कुछ देर नहीं होती। ABCD आपको आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, गिनती आपको आ गई, मैथ आ जाएगा। आप सोचोगे कि पहली सीढ़ी से मैं लास्ट पे जंप मार दूं, संभव नहीं है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो कितना समय लेता है खड़े होने में, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो लगातार कोशिश करता रहता है और एक दिन खड़ा हो जाता है, फिर वो चलता भी है। पेड़ जितना ऊंचा जाएगा ना, कोई 20 फुट ऊंचा पेड़ है तो उसकी जड़ें भी उतनी गहरी होती हैं। अगर कोई 1 फुट का कोई शुभ है, हर्ब है, शरब है, तो उसकी जड़ भी उतनी होंगी। अगर आप जितना ऊपर जाना चाहते हैं उतना ही आपको फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, ये नियम है। अगर आप दुनिया के अंदर सफल, महान, बड़े इंसान बनना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन भी उतनी मजबूत करनी पड़ेगी। जितना करैक्टर आपका अच्छा होगा, जितना चरित्र आपका अच्छा होगा, उतने ही आप अच्छे इंसान बनेंगे। जितनी आप बारीकियों को, फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझेंगे, उतने ही आप कामयाब इंसान बनेंगे। तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल है उस एक चीज का पता लगाना जिसे आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ कह सकते हैं। ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को, दुनिया के अंदर 700 करोड़ लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, सबको अलग अलग बनाया है। सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सबकी अलग अलग शक्ल है, सबकी अलग अलग आदतें हैं, सब कुछ अलग अलग है। हाथों की लकीरें अलग हैं, उनकी पुतली अलग हैं, अब तो स्कैनर भी भाई कई किस्म के होने लगे हैं। सब कुछ अलग अलग है ईश्वर ने। अब देखो ना कि प्रकृति की रचनाएं कैसी हैं,
सबको अलग अलग बनाया है, सबकी अलग अलग यूएसपी है, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट हर आदमी का। हर एक के अंदर भगवान ने एक्सेल करने का गुण दिया है। बस हमें क्या करना है, उस एक चीज को जो ईश्वर ने हमारे अंदर दिए है वो उसको अलग निकालना है, उसको पहचानना है। पहचानेगा कौन? सबसे पहला काम पहचानने का आप खुद कर सकते हो। दूसरा काम आपके मित्र कर सकते हैं, भाई बंद कर सकते हैं, परिवार के लोग कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहला काम आप खुद कर सकते हैं। इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई। इकी मैंने होता लाइफ और गाय मैंने होता पर्पस। पर्पस ऑफ लाइफ, आपके जीवन का पर्पज क्या है? पूरी दुनिया के अंदर 5 ऐसी जगह हैं जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं और सबसे ज़्यादा लंबा जीवन व्यतीत करते हैं, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में। उन 5 जगह में से एक जापान की एक जगह है, वहाँ के लोग 90, 100, 110 साल की उम्र जीते हैं और खुश जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं बिल्कुल। उनकी एक परंपरा है कि वहाँ जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उनको अपना इकिगाई ढूंढना होता है, अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढना होता है, द पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना होता है, जो उन्हें संतुष्टि दे सके, जो उन्हें एक फीलिंग ऑफ एप्रिशिएशन दे सके, खुद की एप्रिशिएशन दे सके, भी हाँ ये करके मेरे को अच्छा लगता है ना। जब तक आप वो चीज़ नहीं समझोगे ना, अपना इकिगाई नहीं समझोगे, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझोगे, पर्पज नहीं समझोगे, तब तक आपको आनंद नहीं आ सकता। जीते तो सारे लोग हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग एक चीज़ है, जीने का एक तरीका होना चाहिए जिससे आप फुलफिलमेंट फील करो, पूरा महसूस करो, जीवन के हर आयाम को आप पूरी तरह से अनुभव करो। सोशल भी हो आप, स्पिरिचुअल भी हो आप फैमिली लाइफ भी पूरी एंजॉय करो, आप जितने जीवन के आयाम होते हैं वो सारे के सारे आप फील करो, प्रोफेशनल भी, सब चीज़ें। तो वो तब आएगा जब आपके पास इकिगाई आपको पता होगा। इकिगाई पता करना मुश्किल है, दुनिया में सिर्फ 1-1.5-2% तक लोग ऐसे होते हैं जो ये जान पाते हैं। हर कोई जान सकता है, लेकिन जान सिर्फ 1 से 2% लोग पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया नहीं जाता, उनको ये पता नहीं होता। हमारी मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है बहुत बुरी है, वो आदमी को सिर्फ क्लर्क बनाती है, वो आदमी को बुद्धिमान नहीं बनाती। बुद्धिमान शिक्षा पद्धति उन्होंने भारत को दी होती तो वो यहाँ हिंदुस्तान पे राज नहीं कर पाते, है ना। तो उन्होंने हमें गुलाम, मानसिक गुलाम बना दिया। वो चले भी गए फिर भी हम मानसिक गुलाम हैं। गायत्री मंत्र का मतलब आप कभी समझोगे तो गायत्री मंत्र का मतलब ये है कि हे ईश्वर मुझे विवेक दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं अपनी पूरी की पूरी संभावनाओं में व्यक्त हो सकूं। हर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी। मोक्ष का मतलब यहाँ उस मोक्ष की बात नहीं है, स्वर्ग या उस मोक्ष की बात, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। मोक्ष का मतलब विकास से है। विकास का मतलब है हर आदमी अपने जीवन का पर्पस समझ ले और अपने आप में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर या बिल गेट्स, जो अभी आपका अपना आइडियल हो, वो आप बन सको। इसका मतलब, मोक्ष का मतलब ये है। वो आप तब बन पाओगे, 2 चीज़ें करनी है बस। पहला, आपने अपने जीवन का लक्ष्य या जीवन का पर्पस आपने ढूंढना है, और दूसरा, उस पर्पस को अर्जुन की तरह से देखे चले जाना है। 2 चीज़ें बस। आज आप 2 चीज़ लेके जाओगे यहाँ से, मैंने तीसरी कोई बात बतानी नहीं आपको। 2 चीज़ें। पहली चीज़ लक्ष्य। अब मैं बताऊंगा कि लक्ष्य ढूंढना कैसे है आपने, जो सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इसके बाद आसान हो जाएगा आपके लिए। लक्ष्य कैसे ढूंढना है, और फिर जब ढूंढ लिया फिर तो आपने मेहनत ही करनी है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम होता है लक्ष्य का पता लगना या आपके जीवन के उद्देश्य का पता लगना। अब इसकी बात करते हैं कि हम इसको ढूंढने कैसे, अपने इकिगाई को ढूंढें कैसे। एक आपने स्क्वायर बनाना है, उसके 4 पार्ट कर लेने। सबसे ऊपर जो क्वाड्रेंट है लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे, उस क्वाड्रेंट में आपने लिखना है आपको क्या करना अच्छा लगता है। पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, आपको जो करना अच्छा लगता है, चाहे वो आपको आता नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाए और आप कर पाओ तो आपको अच्छा लगे, वो चीज़ें लिखनी है आपको, जो आपकी पसंद है ना। मान लो आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपको कुछ लिखना अच्छा लगता है, लेकिन आप लिख नहीं पाते, है ना। तो वो आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन आप गार्डनिंग कर नहीं पाते, वो लिखना है आपने। दूसरे में लिखना है आपने जिस चीज़ में आप अच्छे हो, समझे बात, जिस चीज़ में आप अच्छे हो। ऐसा हो सकता है ना, अभी आप कविता लिखने में अच्छे हो, है ना, आप फोटोग्राफी करने में अच्छे हो, ठीक है। जो चीज़ में आप अच्छे हो वो आपने लिखनी है। पहले में लिखना है जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं पर वो आपको आती नहीं है। दूसरे में लिखना है आपको अच्छी भी लगती हैं और आप कर सकते हो, दूसरे में वो लिखना है। तीसरे में क्या लिखना है, वो चीज़ जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। तीसरे में वो लिखना है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। और चौथे में वो लिखना है
जो चीज आपको करने से पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने चीज बिजनेस से जोड़नी है ना। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर तो आप तभी बनोगे जब आपके साथ वो बिजनेस जुड़ेगा, एंटरप्राइज जुड़ेगा, पैसा मिलेगा। तो क्या चीज हुई, 4 चीजें, 4 क्वाड्रेंट आपने बनाने हैं, 1 2 3 4। उन चारों में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 जितने भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया सारा। अब ये 4 क्वाड्रेंट में आपने ये लिख लिया। अब आपने ढूंढना है कि जो आप चीज करते हो वो आपको नहीं भी आती और आपको करनी अच्छी लगती है। ठीक है, इनमें से वो चीजें काट दो जिस चीज से आपको पैसा नहीं मिलता। अगर आपने वो लिख भी दोबारा सोच के आप काट दोगे उसको, तो इसमें मैं अपना टाइम ना खराब करूँ। मेरा वो इकिगाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पर्पस लाइफ का, आप उस पर्पस के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते जो आपको सिर्फ और सिर्फ फुलफिलमेंट देता हो, पैसा ना देता हो। क्योंकि अंततः गत्वा घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए, परिवार पालने के लिए आपको पैसा चाहिए, है ना। तो जो चीज बिक नहीं सकती वो चीज आप काट दोगे। तो 4 बातें होगी। उस चीज में आप अच्छे भी होने चाहिए, वो चीज आपको पसंद भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना पसंद किए आप सारी उम्र उस चीज के साथ चल नहीं सकते। अगर मैं धक्के से म्यूजिक सीख लूं, मेरे को आ भी जाए लेकिन मेरे को पसंद ना हो करना, तो मैं 1 दिन 2 दिन 2 महीने 6 महीने करूंगा, फिर उसके बाद क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। यानी आपने अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस भी वही बनाना है जिस चीज में आप अच्छे भी हो और जो आपको करना पसंद भी है, जिससे आपको पैसे भी मिलते हो और जिसकी दुनिया को, ये 4 चीजें हैं सिर्फ। क्लियर है सबको? तो ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देगी। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये एक्सरसाइज, 2 4 5 बार आप करोगे तब आपको समझ आ जाएगी भाई ये चीज एक्चुअल ऐसी है जो मेरा जीवन का इकिगाई हो सकती है। हो सकता है आपको महीना 2 महीना 6 महीने लग भी जाए, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज की हमें आदत नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक दूसरी चीज मैं और यहाँ पे आपको बताना चाह रहा, हर आदमी की एक पर्सनैलिटी होती है, हर आदमी का एक व्यक्तित्व होता है ना। हमें अपना व्यक्तित्व समझना है। दुनिया में व्यक्तित्व टेस्ट करने के, पर्सनैलिटी टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हमें देते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि मेरा उस जान के कि मेरा व्यक्तित्व क्या है। सबसे बढ़िया जो व्यक्तित्व पहचानने का, जानने का तरीका है वो है डिस्क, DISC। डी मैंने डोमिनेटिंग, यस। आई मैंने इंस्पायरिंग, एस मैंने सपोर्टिव और सी मैंने कॉशियस। 4 तरह के लोग होते हैं। इस पर्सनैलिटी टेस्ट के हिसाब से उन्होंने डिवीजन कर दिया, 4 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो डोमिनेट करते हैं चीज़ों के, जो डोमिनेटिंग अथॉरिटी के होते हैं। दूसरे होते हैं दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तीसरी किस्म के लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। और चौथे होते हैं कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है डरे हुए, हर कदम फूक फूक के रखते हैं। ठीक है, 4 किस्म के लोग होते हैं। आपको पता कैसे लगेगी कि ये मेरी कौन सी पर्सनैलिटी है? एक और बात करते हैं कि 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं अपने आप में रहने वाले और एक होते हैं, आप कह सकते हो, इनोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, है ना। 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक इंट्रोवर्ट होते हैं और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इंट्रोवर्ट जो लोग हैं, जो अंदर अंदर रहते हैं, है ना, और जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो सोशल लोगों से बात करना पसंद करते हैं, रिलेशन बनाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। इसमें 2 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, तब आपको अपनी पर्सनैलिटी पता लगेगी या किसी दूसरे की पर्सनैलिटी पता लगेगी। एक चीज़ तो हमने ये समझना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। दूसरी आपको क्या समझनी है कि आप पीपल ओरिएंटेड हैं या टास्क ओरिएंटेड हैं। 2 किस्म के लोग होते हैं यहाँ पे, कि आप काम टाइम पे करना पसंद करते हैं, काम को ज़्यादा महत्व देते हैं या लोगों को महत्व देते हैं। आप जो लोग जॉब में हैं उनको पता होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, जिनको लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो लोगों की केयर करते हैं, ऐसे लोग होते हैं पीपल ओरिएंटेड। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काम से मतलब है, बस डंडा लेके खड़े रहेंगे, काम नहीं होगा तो बुरा, बस वो टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 100% ऐसा है, ओवरलैपिंग भी होती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को पसंद भी करते हैं, काम को पसंद भी, ओवरलैपिंग भी होती है। एक मोटी मोटी बात है ये, ठीक है, एक मोटी मोटी जजमेंट लेनी है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इकिगाई से जुड़ी हुई हैं। फंडामेंटल वही है, सीखना आपने क्या है, इकिगाई। यहां से इकिगाई निकलेगा आपका, है ना, पर्पस ऑफ लाइफ निकलेगा यहां से। तो 2 चीजें आपके पास आ गई। पहली क्या आई कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, आपने ये देखना है। दूसरी चीज क्या आई कि आप पीपल ओरिएंटेड हैं या टास्क ओरिएंटेड हैं। तो अब यहां बात करते हैं जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं,
ठीक है। और इधर जो लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं, आपके अंदर दो क्वालिटी अगर है, इधर आप एक्सट्रोवर्ट है और इधर आप पीपल ओरिएंटेड है, तो आप क्या होंगे? पीपल ओरिएंटेड और एक्सट्रोवर्ट, तो आप क्या होंगे? सोचो आप कौन सी पर्सनैलिटी के होंगे? आप चार में से अगर आप पीपल ओरिएंटेड हैं और एक्सट्रोवर्ट है तो आप इंस्पायरिंग होंगे, ठीक है। और अगर आप टास्क ओरिएंटेड हैं और एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप डोमिनेटिंग होंगे, ठीक है। क्लियर हो गए दो। उसके बाद उधर कौन सा बचा? उधर बचा, उधर दो बच गए। उधर कौन से दो बचे पहले में? इंट्रोवर्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और पीपल ओरिएंटेड है तो आप क्या होंगे? स्पोर्टिव, यस। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और टास्क ओरिएंटेड हैं तो आप क्या होंगे? कॉशियस। तो ये चार पर्सनैलिटी है, आपको पता लगे कि कैसे निकालनी है ये। जब आपकी ये निकल जाएंगी ना तो इससे आपका इकिगाई और आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक आदमी को कोडिंग करना अच्छा लगता है। कोडिंग पता है ना आपको? जो लोग कंप्यूटर सीखते हैं, है ना, कोड सीखने पड़ते हैं उसमें। जो व्यक्ति को कोडिंग अच्छा लगना है उसको 5, 7, 10 घंटे कंप्यूटर के साथ बिताने हैं, अकेले कमरे में बिताने हैं। तो वो कौन सा व्यक्ति बढ़िया होगा? बताओ मेरे को आप। इन चारों में से कौन सी पर्सनैलिटी का व्यक्ति ऐसा होगा जो सबसे बढ़िया कोडर होगा? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं। कॉशियस। जो इंट्रोवर्ट होगा और क्या होगा? टास्क ओरिएंटेड होगा, वो कॉशियस होगा। वो उसे कोई मतलब ही नहीं किसी से, ठीक है ना। वो टास्क ओरिएंटेड है, उसने अपना काम टाइम पे पूरा करना है। तो और यदि आप कोई मान लो वकील बनना चाहते हो तो आपके लिए कौन सी पर्सनैलिटी सबसे अच्छी है? कोई भी पब्लिक स्पीकर का काम है, कोई भी आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको इंस्पिरेशन वाला बंदा होना पड़ेगा। और इंस्पिरेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? उधर आपको एक्सट्रोवर्ट होना है और उधर आपको, अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है अच्छा तो आपको डोमिनेटिंग और आपके अंदर मिक्स कैरेक्टर होना चाहिए। ज्यादा बढ़िया पॉलिटिशियन होता है वो। आपको खाली इंस्पिरेशन से भी काम नहीं चलता, मतलब कई बार आपको अथॉरिटी दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं। ये तो एक जस्ट एक आपको इकिगाई समझाने के लिए मैंने ये चीज बताई आपको, ठीक है। कौन सी फील्ड में कौन है वो डिपेंड करता है ना आपको। पॉलिटिक्स हो तो आप मिक्स करके चलोगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ये पहले पता लग जाए, देखो दो बातें होती हैं, थ्योरी से प्रैक्टिकल भी निकलते हैं और प्रैक्टिकल से थ्योरी भी निकलती है। न्यूटन ने जब गिरता हुआ सेब देखा, ऐसा थोड़ी है कि उससे पहले सेब गिरे नहीं थे, या ग्रेविटेशनल तभी काम करना शुरू किया जब न्यूटन ने देखा। तो न्यूटन का लॉ उसके हिसाब से या साइंस के हिसाब से उन्होंने खोजा। हमारे तो उसमें पृथ्वी को गुरु कहा गया है, हमारे तो शास्त्रों के अंदर लिखा भी है पृथ्वी भारी है और वो अपनी तरफ सब चीजों को खींचती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम तो हमारे शास्त्रों में कब का हजारों साल पहले खोजा गया है, ठीक है ना। तो वहां से क्या प्रैक्टिकल हुआ तो थ्योरी निकली, और बहुत बार थ्योरी से हम प्रैक्टिकल निकालते हैं। E इज इक्वल टू आइंस्टाइन ने दिया है ना, तो प्रैक्टिकल से थ्योरियां निकली। और बहुत हम थ्योरी पहले बनाते हैं तो उससे प्रैक्टिकल होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम पहले चीज़ों को सीख लें, अगर हमें किसी चीज़ की थ्योरी पता हो ना तो उसका हम प्रैक्टिकल बड़ी ईजिली कर सकते हैं। अगर हमें पहले पता हो कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है तो हम अपना इकिगाई बड़े अच्छे से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, मेरे बारे में आपने क्या जज किया? आप बैठे हो, बताओ। मोटिवेशनल स्पीकर। तो उसके लिए कौन सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए? एक्सट्रोवर्ट और दूसरा पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड और एक्सट्रोवर्ट होनी चाहिए ना। अगर वो नहीं है तो आप उतना बढ़िया नहीं कर पाओगे उस चीज़ में जिस चीज़ में आप हो। तो इसलिए जो आप करना चाहते हैं ना उसकी पर्सनैलिटी टाइप आपको पता लगानी होगी, और वो तब पता लगेगी जब आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी। और ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। उन चार चीज़ों से जो पहले मैंने बताई आपको, कि आपको चीज़ें जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो, और जो आपको पैसा देती हो। जब आपको ये चार चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इन दोनों एक्सरसाइज से आपको अपना इकिगाई समझ आ जाएगा, और वो समझ आने के बाद फिर चीज़ें आसान है। फिर तो आपको एक्सेल करना है बस। जब हमें ये पता लग गया भाई मैं बना इस चीज़ के लिए हूँ, भगवान ने इस दुनिया में मेरे को भेजा इस चीज़ के लिए है, फिर क्या चीज़ रहेगी उसके बाद, है ना। बाकी चीज़ तो इतिहास है बस। तो बस मेरी बात खत्म। कुछ क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। नारी एक रूप नेक, कभी माँ बन के अपनी ममता बरसाती हो तुम, कभी माँ बन के अपनी ममता बरसाती हो तुम, खुद भूखी रहकर मुझे रोटी खिलाती हो तुम, गीले में सोकर मुझे सूखे में लिटाती हो तुम, मुझे आंचल में छुपाकर पापा की डांट खाती हो तुम,
कभी बहन बनकर मुझ पर प्यार लुटाती हो तुम, झगड़ा भी करती हो पर मान भी जाती हो तुम। ज़रूरत पड़ने पर मेरा होमवर्क निपटाती हो तुम, शादी के बाद बहुत याद आती हो तुम। कभी मित्र बन के साथ निभाती हो तुम, मेरे प्रिय मित्रों में गिनी जाती हो तुम। अपना दुख भूल मुझे ढांढस बढ़ाती हो तुम, हर कदम कदम पर खड़ी नजर आती हो तुम। प्रेमिका बन मेरे दिल को गुदगुदाती हो तुम, नगमे वफा के भी सुनाती हो तुम। भूल जाता हूँ हर गम तेरे पास आने पर, मेरे हर मर्ज की दवा बन जाती हो तुम। अपने माता पिता को छोड़ पत्नी बन घर आती हो तुम, मेरे मकान को घर बनाती हो तुम। मेरे हर काम में हाथ बटाती हो तुम, खुद नींव का पत्थर बन मुझे आगे बढ़ाती हो तुम। औरत दिखती नहीं है लेकिन होती है हर जगह ना। बेटी बन मेरी बगिया में आती हो तुम, मेरे घर आंगन को महकाती हो तुम। आता हूँ जब घर थक हार कर, पापा पापा कहकर गोद में चढ़ जाती हो तुम। इस तरह है नारी कई रूपों में आती हो तुम, त्याग प्रेम और समर्पण की मूर्त समझी जाती हो तुम। पुरुष तुम बिन अधूरा है, उसको हर जगह पूर्ण कर जाती हो तुम। पुरुष तुम बिन अधूरा है। हालांकि जो उन्होंने कहा वो आसान नहीं है, पर्पस ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद तो वाकई सब कुछ आसान है। पहले माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, उसी के बाद आप कुछ कर सकते हो। और वो माइंडसेट बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। सिर्फ अपना माइंडसेट नहीं चाहिए, उसके लिए आपका जो बैकग्राउंड है उनका भी माइंडसेट चाहिए। तो आपको सिर्फ अपने आप को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, आपको जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपकी फैमिली से लेकर आपके कुलीग से लेकर हर किसी को मोटिवेट करना पड़ता है। जब तक वो आपका साथ नहीं देंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने एक इंस्पिरेशनल बातें कही हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी ये बात स्पेशली पॉइंट आउट की थी, ये कलेक्टिव सेशन होना चाहिए, तब इसका एक्चुअल रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि हमें तो मालूम है कि हम क्या करना चाहते हैं, पर जो हमारे साथ वाले हैं जब तक वो मोटिवेट नहीं होंगे, हमें सपोर्ट नहीं देंगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज हम एक इंडियन सोसाइटी में रहते हैं। आप यहाँ पर एंटी होके वर्क नहीं कर सकते, आप यहाँ पर एंटी होके वर्क नहीं कर सकते। अगर आप एंटी हो जाएंगे तो आप अच्छे वुमेन की लिस्ट से निकाल दिए जाओगे। और सबसे ज्यादा लेडीज को ही अगर आप एंटी हो जाओगे, अगर आप अगेंस्ट होके चलोगे तो आप अच्छी वुमेन की लिस्ट से निकाल दिए जाओगे। तो यहाँ पर एक सपोर्ट के लिए मैंने जैसे कहा ना, एक कलेक्टिव सेशन चाहिए। टू मोटिवेट अस इज नॉट गोइंग टू वर्क, टू मोटिवेट हु आर विद अस is more important. I think women तो हमेशा ही motivated होती हैं। Yes, we have got the talent to be multi-talented. So we have got the talent to be multitasking. कह रहा हूँ कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो औरतों पे ज्यादा आदमियों से Exactly.